मेरे बाबा एक हादसे में हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गए। हम 3 बहनें थी। मम्मी ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, बहुत मुश्किलों का सामना किया, मगर हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हमारे सर पर बाप का साया नहीं है। माँ ग्रेजुएट थी। बहुत भागदौड़ करने के बाद स्कूल में टीचर लग गई। हमारे घर के बराबर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिनकी कोई औलाद नहीं थी और उनके पति ने दूसरी शादी करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया था। माँ उन्हें आंटी और हम नानू जी कहते थे। वो 30 साल से इस घर में अकेली रहती थी। ये उनके बाबा का घर था। नानू जवानी में टीचर थी, मगर फिर रिटायर हो गई तो पेंशन के पैसों से अपना गुजारा करने लगी। उनके बहुत कम रिश्तेदार थे जो कभी कभार मिलने आ जाते थे, वरना ये अकेली ही अपनी जिंदगी की नाव खींचने पर मजबूर थी। जब हमारी माँ के सर से सुहाग की चादर उतरी तो नानू जी बहुत परेशान हुई। उन्होंने मेरी माँ को सहारा दिया और दुख बांटने के लिए टॉफियां और चॉकलेट लेकर आई और माँ का घर के कामों में हाथ बटाने लगी। नानू जी से मेरी माँ को बहुत सहारा मिला। जब वो स्कूल पढ़ाने जाती, अगर हम में से कोई बच्चा बीमार होता तो माँ बीमार बच्चों को नानू जी के घर छोड़ जाती। वो हमारी बहुत अच्छी तरह देखभाल करती। अक्सर बीमारी में हमें वही डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। सच कहूँ तो अगर नानू जी का घर पड़ोस में ना होता तो मेरी माँ को अकेले जिंदगी की मुश्किलों से सामना करना पड़ता, बहुत दुश्वार हो जाता। वो माँ का सहारा और माँ नानू जी का सहारा बन गई। वक्त गुजरता रहा, माँ की उम्र बढ़ती गई और नानू जी भी काफी बूढ़ी हो गई। मेरी दोनों बड़ी बहनों ने भी पढ़ाई पूरी कर ली और माँ की कोशिशों से वो अपने अपने घरों की हो गई। रश्मि और रेखा की शादी के बाद माँ बीमार पड़ने लगी और मैं ज्यादा उनके साथ रहने की कोशिश करने लगी ताकि रश्मि और रेखा की कमी महसूस न हो। बताती चलूं कि मेरी दोनों बहनों की शादियां एक ही घर में 2 भाइयों से हुई। वो उनके साथ दूसरे शहर चली गई। हमारा मकान काफी बड़ा था और हम माँ बेटी इतने बड़े घर में अकेले रहते थे। इस वजह से भी माँ का जी घबराता था तो माँ नानू जी से कहती थी कि आंटी अपना घर किराए पर छोड़ दीजिए और आप हमारे पास आकर रहें। पहले तो वो ना मानती थी, फिर उन्होंने मेरी माँ की बात मानकर अपना घर किराए पर दे दिया और अपना सामान हमारे घर ले आई। उनका सामान थोड़ा ही था। माँ ने उन्हें 2 कमरे दे दिए। एक कमरे को उन्होंने अपना बेडरूम बना लिया और दूसरे कमरे में अपने सोफे डाल दिए ताकि उनका कोई मेहमान या रिश्तेदार आए तो उन्हें वहां बैठा सके। खाना वो हमारे साथ ही खाती थी। डाइनिंग टेबल और कुर्सियां वो अपने किराएदार को दे दी। उनके आ जाने से हमें बहुत सुकून मिला क्योंकि वो एक अच्छी औरत थी। उनके होते हुए हमें कोई डर ना लगता था। यूं भी 1 से 2, 2 से 3 भले होते हैं। माँ से मिलने सिर्फ उनकी वो सहेलियां आती थी जो उनके साथ स्कूल में पढ़ाती थी। आस पड़ोस में हमारा ज्यादा आना जाना नहीं था। रह गए रिश्तेदार तो माँ बाबा की शादी पसंद की थी तो दोनों के रिश्तेदारों ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया तो हम दादी या नानी के घर नहीं जा सकते थे। बाबा ने कुछ जायदाद मेरे नाम छोड़ दी थी। माँ को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन एक दिन बाबा के एक दोस्त आए और उन्होंने कुछ कागजात मेरी माँ के हाथ में देकर कहा कि ये आपकी और आपके बच्चों की अमानत है जो आपके पति ने मेरे पास रखी थी। ये वकील थे। बाद में उन्होंने माँ का बहुत साथ दिया। बाबा की जायदाद में से हमारा हिस्सा माँ को मिल गया। ये वो दिन थे जब माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उन्होंने मेरी बहनों का हिस्सा उन्हें दे दिया और मेरा हिस्सा नानू के हवाले करके कहा कि तुम मेरे बाद मेरी बेटी की सुरक्षा करना, क्योंकि इसकी बहन तो सिर्फ 1 महीने के लिए हिंदुस्तान आई थी, जाने फिर कब आएगी। ऐसा कहने की वजह यह थी कि उनको डॉक्टर ने बताया था कि उन्हें कैंसर है। काफी दिनों तक उन्होंने मुझसे ये बात छिपाए रखी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरी शादी कर दे ताकि मैं एक अच्छे घर में चली जाऊं। ऐसा ना हो कि माँ की बीमारी का सुनकर शादी से मना ना कर दूं। वही हुआ जिसका उन्हें डर था। मुझे पता चल गया कि माँ को कैंसर है क्योंकि एक दिन आंटी की बजाय मैं उनके साथ अस्पताल चली गई और वहाँ एक नर्स ने मुझे बता दिया कि तुम्हारी माँ कैंसर की मरीज है। मुझे किस कदर सदमा हुआ बता नहीं सकती। ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर पड़ी हो। बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंची और आते ही फूट फूट कर रोने लगी। तभी नानू जी मेरी आवाज सुनकर दौड़ी हुई आई और गले से लगाकर तसल्ली दी। इस वाक्य से 1 महीने पहले वही मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता लाई थी और अब वो लोग मंगनी के लिए तारीख लेने आ रहे थे। रिश्ता पक्का करने से पहले लड़का अपनी माँ और बहनों के साथ हमारे घर भी आया। हमने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाया
और मुझे बहाने से वहां बुलवा लिया ताकि मैं लड़के को और लड़का मुझे देख ले। लड़के का नाम मितांश था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, पढ़ा लिखा, खूबसूरत और अच्छे खानदान से था। माँ को ये लोग पसंद आ गए। मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि जैसी आपकी मर्जी, मैं आपकी मर्जी पर राजी हूँ। यूं मितांश के घर वालों से रिश्ते की बात तय हो गई। मैं इस रिश्ते पर बहुत खुश थी, मगर ये सोचकर जी घबराता था कि मेरी माँ बीमार है, किसी तरह भी ठीक नहीं हो रही, बल्कि और ज्यादा बीमार हो रही है। उन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे शादी करूं? ये मालूम नहीं था कि मेरी माँ बीमार नहीं है, बल्कि कैंसर की मरीज है और वो कुछ दिनों की मेहमान है। मैं नानू जी से रूस गई थी कि उन्होंने भी मुझे ये बात न बताई। हाँ, हमेशा नानू जी ही माँ के साथ अस्पताल जाती थी, लेकिन उनका भी क्या कसूर है? माँ ने उन्हें कसम दी थी कि अंकिता को मत बताना, वरना ये कहीं शादी से इनकार ना कर दे। और वही हुआ। जब मितांश की माँ मंगनी की रस्म के लिए तारीख लेने आई तो मैंने माँ को साफ मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करने वाली। आप बीमार हैं और इन लोगों को शादी की पड़ी है। मैं आपको इस हाल में अकेली छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ बोली, बेटी, मेरी खुशी के लिए मंगनी हो लेने दो। मंगनी तभी करूंगी जब तुम्हारी मर्जी होगी। तुम्हारी शादी से जो सुकून मिलेगा, सच कहती हूँ, इस खुशी से मेरी जिंदगी के दिन और भी बढ़ जाएंगे और मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, इसलिए शादी का बंधन जल्द बांध लेते हैं। माँ को ऐसे रोते देख मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैंने उनकी खुशी के लिए सर झुका दिया। यूं मेरी मंगनी मितांश से हो गई। मंगनी को अभी थोड़े दिन ही गुजरे थे कि माँ की हालत ज्यादा खराब रहने लगी। मितांश उनकी तबीयत पूछने के बहाने फोन करता तो माँ कहती, मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, मेरा सांस फूल जाता है, तुम बात कर लो। वो चाहती थी कि मैं मितांश से बात करूं ताकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान ले और मैं जल्द शादी के लिए तैयार हो जाऊं, या वो मुझे तैयार कर ले। वो कहता कि अंकिता, हमारी जल्दी शादी हो जाएगी तो ये तुम्हारी माँ के लिए अच्छा रहेगा। उनका कोई बेटा नहीं है, उन्हें मेरी सूरत में एक बेटा भी मिल जाएगा। मैं बिना रोक टोक के तुम्हारे घर आ सकूंगा और तुम्हारी माँ की सेवा कर पाऊंगा। उन्हें डॉक्टर के पास लाने ले जाने में जो दिक्कत तुम्हें होती है वो नहीं रहेगी। हम दोनों मिलकर उनकी देखभाल करेंगे। मुझे मितांश की बातों पर भरोसा था, मगर जानती थी कि शादी हो जाने के बाद मुझे सारा वक्त माँ के पास कोई नहीं रहने देगा। मैं उनसे दूर हो गई तो फिर कौन दिन रात उनकी देखभाल करेगा? नानू जी बूढ़ी थी, वो दिन में माँ को संभालती, तब भी रात को नहीं जाग सकती थी। और उन दिनों मेरी माँ को इतनी तकलीफ थी कि वो रात रात भर जागती और आहें भरती थी। इस हालत में वो कहती थी कि मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम दुल्हन बन जाओ और अपने घर की हो जाओ तो मैं सुकून से मर सकूं। मैं कहती, माँ, मैं ही तो आपको उठाती बिठाती हूँ, वॉशरूम पकड़ कर ले जाती हूँ, आपके कपड़े बदलवाती हूँ, नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, खाना बनाकर अपने हाथ से खिलाती हूँ। जरा सोचिए, क्या 1 मिनट भी आप मेरे बगैर रह सकती हैं? कौन मेरे बाद आपको देखेगा? रश्मि और रेखा अपने पतियों के साथ दूसरे शहर जा चुकी है। मेरी शादी करके आप मुझे मेरे घर भेज देंगी, फिर कैसे रह पाएंगी ऐसी हालत में? माँ इस हकीकत को सुनना नहीं चाहती थी तो मेरी बातों पर आंखें बंद कर ली। कहती थी, अंकिता, तू क्यों फिक्र करती है? तू फिक्र मत कर, ऊपर वाला है ना। तू सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में सोच। मुझे तो ये सोचकर ही डर लगता है कि मेरे बाद तेरा क्या होगा। तू इस घर में अकेली कैसे रह पाएगी? अगर किसी को पता चल गया कि तेरे नाम जायदाद है तो और भी तेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। कागजात माँ ने नानू के पास रखवा दिए थे। वो कहती थी, तू बहुत सीधी सादी है, कोई भी तुझसे ये सब हड़प लेगा। नानू समझदार है। हाँ, नानू समझदार थी, मगर थी तो बूढ़ी ही ना। उनकी जिंदगी का क्या भरोसा था? माँ को डर था कि उनके बाद मेरा क्या होगा, इसलिए वो मेरी शादी जल्द से जल्द कर देना चाहती थी। मितांश की माँ को बुलाकर बात की। कहने लगी, मैं कैंसर की मरीज हूँ, आप मेरी बेटी को जल्द से जल्द बहू बना ले तो बेहतर है। मैंने शर्त रख दी, इस शर्त पर दुल्हन बनूंगी कि जब तक माँ जिंदा है मैं और मितांश उनके पास रहेंगे। उनकी माँ बोली, ये शर्त मुझे मंजूर नहीं है, मौत और जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। मगर दुनिया मुझे क्या कहेगी कि शादी करके बहू लाने की बजाय इकलौता बेटा उनको दे आई। हाँ, ये हो सकता है कि अंकिता रोजाना दिन में यहाँ आ जाए और रात को अपने घर लौट जाए। मितांश को मैं बिल्कुल भी यहाँ रहने नहीं दे सकती।
मैंने अपनी होने वाली सास से कहा कि ये मुझे मंजूर नहीं। मेरी माँ की हालत ऐसी है कि मैं एक पल को उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरे मना करने पर मितांश की माँ का मुंह बन गया और वो चुपचाप चली गई। माँ किसी भी तरह नहीं चाहती थी कि मितांश से बना बनाया रिश्ता टूट जाए, मगर मैं भी हकीकत से आंखें नहीं चुरा सकती थी। जिस माँ ने बेरुखी में दिन रात एक करके मेहनत मुशक्कत करके हमें पाला पोसा था, उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर खुशियों की यात्रा पर कैसे चली जाती। यूं मेरी शादी का मामला बीच में पड़ा रहा। मितांश ने मुझे फोन किया, अंकिता तुम फिलहाल मेरी बाकी बात मान लो, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। तब मैंने कहा कि अच्छा सोचकर जवाब दूंगी। एक दिन मितांश नानू से मिलने आया। उन्होंने बता दिया कि वो उसके घर उसकी माँ से मिलने जाएगी। हमें ये नहीं पता था कि नानू क्या कर रही है। वो तो मेरा भला कर रही थी, मगर बुरा हो गया, क्योंकि उन्होंने जाकर मितांश की माँ को बता दिया कि लड़की के नाम काफी रुपया बैंक में जमा है, जो उसके बाप ने उसके नाम किया था, और ये मकान भी जिसमें माँ बेटी रहती है, अंकिता की माँ बेटी के नाम कर जाएगी, क्योंकि दूसरी दोनों लड़कियां अमीर घरों में गई हैं। वो उस घर में से हिस्सा नहीं लेगी। मकान काफी पैसों का था। मितांश की माँ लालच में आ गई और उसने रिश्ता तोड़ने की बजाय रिश्ता जोड़ लिया। इस बात के 1 महीने बाद माँ की मृत्यु हो गई और मेरे दिल की दुनिया अंधेर कर गई। कुछ दिनों तक तो अपना होश न रहा। नानू ही सब कुछ संभालती रही। बहनों को भी बता दिया। उम्मीद थी कि वो आएगी तो मुझे गले लगाकर तसल्ली देगी, और नानू का ख्याल था कि वो आ जाए और मेरी शादी मितांश से कर दी जाए। 6 महीने बाद रश्मि और रेखा आ गई, मगर मुझे तसल्ली देने की बजाय उन्होंने नानू से कहा कि वो इस घर से अपना हिस्सा लेने आई है। नानू ने बताया कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि ये घर मेरी छोटी बेटी के नाम कर दिया जाए। मेरी बहनों ने कहा कि हम नहीं मानते, हमारे पतियों का यही कहना है कि मकान में से अपना हिस्सा लो। जब मैंने सुना मुझे सदमा हुआ, लेकिन मैंने नानू को समझाया कि आप माँ की वसीयत को रहने दीजिए, जो इनका हिस्सा बनता है ये ले ले, ताकि बहनों का प्यार भरा रिश्ता खत्म ना हो जाए। मैं खुशी से हिस्सा उन्हें देने को तैयार हूँ। मैंने अपनी बहनों को राजी किया और वो मकान बेचकर चली गई। नानू ने मेरे नाम रकम जमा करा दी कि तुम प्लॉट खरीद कर कभी ठिकाना बना लेना, फिलहाल मेरे घर में चलो। जब मैं नानू के घर शिफ्ट हो गई तो उन्होंने मितांश की माँ को बुलवाकर सारी बात बताई और कहा कि उसने मकान बहनों को दे दिया है। वो बोली, तुम तो कहती थी कि सारा मकान इसी लड़की का है। हाँ था, मगर वो झगड़ा नहीं चाहती थी तो बहनों को दे दिया। ये सुनकर वो बोली, तो मुझे तुमने धोखा दिया। अब रखो इस लड़की को अपने पास, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। मेरे मितांश के लिए लड़कियां बहुत है। और वो मंगनी तोड़ने का कहकर चली गई। मुझे बिल्कुल भी अफसोस ना हुआ, मगर नानू को बहुत हुआ, क्योंकि मितांश एक सुलझा हुआ और अच्छा लड़का था। वो लालची भी नहीं था। माँ ने जाकर उसे बता दिया कि वो क्यों रिश्ता खत्म कराई है। मितांश ने कुछ दिनों बाद नानू को फोन किया और कहा कि वो अब भी मुझसे शादी करना चाहता है। उसका मकान भी बिक गया है, फिर भी वो शादी करना चाहता है। मितांश के माँ बाप मान नहीं रहे थे। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ नानू के घर आकर मुझसे शादी कर ली। हमारी शादी में सिर्फ नानू जी के कुछ जानने वाले और मितांश की तरफ से उसके कुछ दोस्त आए। शादी के बाद नानू ने मेरी रकम जो बैंक में थी वो मेरे हवाले करके कहा कि प्लॉट खरीद कर घर बनवा लो। मितांश ने भी हिस्सा डाला और हम दोनों ने मिलकर मोहब्बत का वो घर बना लिया, जो हमारे लिए किसी हवेली से कम नहीं था। मितांश को खोकर उसके माँ बाप बहुत पछताए, और जब हमारा घर बन गया हम नानू के घर से वहाँ शिफ्ट हो गए तो मितांश के माँ बाप हमें मनाने आए। हम भला कैसे ना मानते, आखिर वो हमारे माँ बाप थे, और माँ बाप जैसे भी हो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। आज मैं ससुराल में हूँ और खुश हूँ कि मुझे मितांश जैसा जीवन साथी मिला। मुझे उन पर और उन्हें मुझ पर भरोसा है। यही भरोसा हमारी मोहब्बत और खुशियों की वजह है। आज नानू और माँ दोनों इस दुनिया में नहीं है। काश वो जिंदा होती तो मेरी खुशियों भरी जिंदगी देखती। हाँ, मुझे यकीन है कि उनकी आत्मा हमें देखकर जरूर खुश होती होगी। दोस्तों, दौलत के पीछे नहीं भागना चाहिए। मितांश ने बहुत अच्छा किया कि अंकिता से इस सूरत में भी शादी की, जबकि उसके पास घर भी नहीं था, लेकिन ईश्वर ने घर भी बनवा दिया। जबकि मितांश की माँ ने मकान ना होने की वजह से इनकार कर दिया था। बस भगवान बेटियों के दिलों में माँ बाप के लिए प्यार दे। रश्मि और रेखा भी उसी माँ की बेटियां थी, और अंकिता भी। फर्क आपके सामने है। दोस्तों, आखिर में मेरी यही प्रार्थना है
कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं ईश्वर उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे, और जिनके माँ बाप ये दुनिया छोड़ चुके हैं ईश्वर उनको स्वर्ग में जगा दे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।